સીધાજીએ ડીજીપીની પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં જે રાજનાથ સિંહ સંબોધન કરી રહ્યા છે। अब जब यहां पर भारत को इस्लामिक सब कॉन्टिनेंट वह बनाने की कोशिश करते हैं तो शायद उनकी सोच होगी कि बड़ी संख्या में यहां पर मुस्लिम समाज के लोग हैं और वो हमारे साथ खड़े हो सकते हैं। लेकिन मैं जानता हूं हिंदुस्तान के मुस्लिम समाज को, जिस समय हम आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे तो उस समय भी चाहे हिंदू रहा हो, चाहे मुसलमान रहा हो, चाहे कोई भी धर्मावलंबी क्यों न रहा हो, सबने भारत माता के पैरों में पड़ी गुलामी की बेड़ियों को काटने के लिए अपना बलिदान दिया है। यदि चंद्रशेखर आजाद, सरदार भगत सिंह ने अपना बलिदान दिया है तो वहीं अशफाकुल्ला खां के भी बलिदान को यह भारत कभी भूल नहीं सकता है। और मैं आश्वस्त हूं और इसमें कहीं संदेह करने का कोई कारण नहीं है। यह पूरा का पूरा समाज यह भारत की रक्षा के लिए, भारत की रहनुमाई के लिए वह साथ खड़ा है। इसलिए अलकायदा हो चाहे कोई भी यह संगठन हो, उनके मंसूबे कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे। आज यहां पर मैं उल्लेख करना चाहूं, चूंकि नॉर्थ ईस्ट में यह सम्मेलन हो रहा है, जैसा मैंने पहले कहा और डायरेक्टर आईबी ने भी आपको कहा कि पहली बार दिल्ली के बाहर यह सम्मेलन हो रहा है। नॉर्थ ईस्ट में हो रहा है तो स्वाभाविक रूप से नॉर्थ ईस्ट की सिक्योरिटी सिनेरियो को लेकर भी हमें थोड़ी बहुत चर्चा करनी चाहिए। और कल तक जो आपकी यह कॉन्फ्रेंस चलेगी, मैं चाहूंगा कि नॉर्थ ईस्ट के संबंध में कुछ आपके द्वारा भी सुझाव होने चाहिए। वैसे हमारे प्रधानमंत्री जी आएंगे नॉर्थ ईस्ट के चीफ मिनिस्टर्स के साथ, और जो डायरेक्टर जनरल पुलिस हैं उनके साथ भी उनकी बातचीत होगी। कुछ महत्वपूर्ण सुझाव आएंगे, लेकिन चिंता का विषय है यहां पर बराबर कभी कभी सोशियो इकोनॉमिक इंटरेस्ट को लेकर कुछ वर्गों में संघर्ष होते रहते हैं, कुछ एथनिक्स आधार पर भी होते रहते हैं, और यह सिलसिला लंबे समय से चला आ रहा है। यदि मैं कहूं कि आजादी हासिल होने के पहले से चला आ रहा है तो यह कहना एग्जैगरेशन नहीं होगा। कोई यह पूछे कि यहां पर कितने इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं, कोई यह पूछे कि यहां पर कितने मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो शायद उनकी संख्या 70, 75 और 100 से भी कहीं अधिक हो सकती है। वैसे कई ऐसे संगठन हैं जिन संगठनों के साथ भारत सरकार के प्रतिनिधियों की बातचीत हुई है और उन्होंने सीज फायर की घोषणा भी की है कि हम हथियार नहीं उठाएंगे, हम आक्रमण किसी के ऊपर नहीं करेंगे। आप कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन्होंने कि अपने ऑपरेशन को भी स्थगित कर दिया है। सब कुछ होने के बावजूद मैं यह महसूस करता हूं कि सब कुछ हो जाने के बावजूद सीज फायर हो गया, ऑपरेशन को स्थगित कर दिया, लेकिन उस कैडर के कुछ लोग ऐसे हैं जो कि एक्सटॉर्शन और लेवी का भी, वसूली का भी काम यहां पर करते रहते हैं। यह भी हमारे लिए एक चिंता का विषय है। और लेकिन मैं कह सकता हूं कि हमारे नॉर्थ ईस्ट की जितनी भी स्टेट्स पुलिस है और साथ ही साथ यहां हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस और असम राइफल्स ऐसे तत्वों के खिलाफ वह कड़ी कार्रवाई कर रही हैं, लेकिन फिर भी आगे और अधिक कुछ करने की आवश्यकता है। कारणों के बारे में यदि कोई पूछे कि क्या कारण है, किस प्रकार की इंसर्जेंसी, इस प्रकार की मिलिटेंसी नॉर्थ ईस्ट में है, तो मैं जहां तक समझ पाया हूं कि एक तो सोशियो इकोनॉमिक इंटरेस्ट लोगों के अलग अलग हैं, इसे मैं समझ पाया हूं। दूसरी तरफ मुझे लगता है कि लैक ऑफ डेवलपमेंट, विकास में भी किसी न किसी सीमा तक कमी है। इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट इस क्षेत्र में जैसा होना चाहिए वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट भी इस क्षेत्र में नहीं हो पाया है। लेकिन जो भी हमारी प्रधानमंत्री जी से भी बात हुई है और समय समय पर जो हमने नॉर्थ ईस्ट की चर्चा की है, हम इस नॉर्थ ईस्ट के एक कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट के प्रति पूरी तरह से कमिटेड हैं। मैं नॉर्थ ईस्ट की जनता को भी यह संदेश देना चाहता हूं। अभी हमारे डायरेक्टर आईबी लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म की चर्चा कर रहे थे, सीपीआई माओइस्ट की वह चर्चा कर रहे थे। आंकड़ों की यदि मैं बात करूं तो मैं कह सकता हूं पिछले वर्ष जितने राज्यों में इनका प्रभाव था वह घटा है, लेकिन मैं आंकड़ों में नहीं जाना चाहता। मैं तो यह मानता हूं कि हिंदुस्तान का एक राज्य भी लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म से प्रभावित है
तो यह भी हमारे लिए उतनी ही चुनौती है जितने कि 10 राज्यों के प्रभावित रहने पर चुनौती होती है। हम चाहते हैं कि यह सिलसिला समाप्त होना चाहिए। और आप सबको जानकारी है कि कई बार मैंने आह्वान भी उनका किया है कि यदि कोई बात करना चाहता है, उनके आइडियोलॉग यदि बात करना चाहते हैं तो हम बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हिंदुस्तान में किसी को हिंसा करने की इजाजत किसी भी सूरत में नहीं दी जा सकती है। 6 राज्य हमारे यहां ऐसे हैं और उसमें 23 डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं जहां पर कि अभी हमें बहुत कुछ करने की आवश्यकता है और उस पर कुछ हम लोगों ने विचार भी किया है कि हमारी स्ट्रेटजी यह क्या हो सकती है। और मैं जानता हूं कि इससे निजात दिलाने के लिए हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस और साथ ही साथ स्टेट पुलिस, इनके बीच एक बेहतर कोऑर्डिनेशन है। लेकिन जब कभी ऑपरेशन होता है तो ऑपरेशन में इस बात की भी आवश्यकता है कि लीडरशिप किसके हाथ में हो। हम लोग चाहते हैं कि जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं, माओवाद से प्रभावित क्षेत्र हैं, उनमें जो अच्छे हमारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हों, एसपीज हों और वहां पर अन्य जो इस प्रकार के ऐसे पुलिस ऑफिसर्स हों, यह लीडरशिप उनके हाथों में दी जानी चाहिए। मित्रों, प्रारंभ में ही जब मैं बहुत सारी घटनाओं की चर्चा कर रहा था तो जम्मू कश्मीर, इसकी चर्चा मैं नहीं कर पाया था। मैं यहां पर जम्मू कश्मीर की स्थिति के बारे में भी चर्चा करना चाहूंगा, क्योंकि वहां पर यदि आंकड़ों में यदि कोई देखे तो कह सकता है कि पहले से घटनाएं, आतंकवादी वारदातें वहां पर कम हुई हैं, लेकिन अरनिया सेक्टर में भी हाल फिलहाल में आतंकवादियों ने जो कुछ भी किया है उससे आप सभी अच्छी तरह वाकिफ हैं, उसके डिटेल में जाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन इतना मैं कह सकता हूं कि जम्मू कश्मीर में जो लोकल हमारा यूथ है उसका रिक्रूटमेंट आतंकवादियों के द्वारा पहले जितना किया जाता था, अब आतंकवादी उतना रिक्रूटमेंट वह नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है, क्योंकि जब कभी भी पाकिस्तान के साथ बातचीत होती है तो पाकिस्तान का यह कहना है कि यह नॉन स्टेट एक्टर्स हैं जिनके द्वारा इस प्रकार की हरकतें की जा रही हैं। मैं पाकिस्तान के हुक्मरानों से पूछना चाहता हूं कि यदि वह नॉन स्टेट एक्टर्स के द्वारा इस प्रकार की आतंकवादी गतिविधियां यदि भारत में की जा रही हैं तो आईएसआई क्या यह भी नॉन स्टेट एक्टर है? मुझे यह कहने में रंज मात्र भी गुरेज नहीं है। बहनों भाइयों, स्टेट एक्टर्स का भी भारत को, पाकिस्तान के स्टेट एक्टर्स का भी भारत को डिस्टेबलाइज करने में रोल है। लेकिन जिस तरीके से हमारी सुरक्षा के जवानों ने अपनी भूमिका निभाई है, मैं कह सकता हूं कि जम्मू कश्मीर में फर्स्ट फेज का चुनाव हुआ है, पोल परसेंटेज कितना हाई रहा है। कभी यह कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि जम्मू कश्मीर में कभी भी चुनाव के दौरान यह पोल परसेंटेज इतना हाई होगा। और मुझे विश्वास है, क्योंकि कल ही मैं श्रीनगर में था और वहां भी जो हमको जानकारी प्राप्त हुई, सार्वजनिक सभाओं की कितनी भीड़ है इसकी भी जानकारी जो मैंने हासिल की, उससे मुझे लगता है कि पोल परसेंटेज और अधिक बढ़ने वाला है। लोगों के अंदर एक भय का जो भाव जितना पहले रहता था, लोग वोट नहीं दे पाते थे, उसमें काफी हद तक की गिरावट आई है। यह सच है। फ्लड के कारण बहुत बड़ी क्षति हुई है जम्मू में भी और कश्मीर में भी, और मैं समझता हूं रिलीफ और रिहेबिलिटेशन का काम तेजी से चलाए जाने की आवश्यकता है। नहीं तो हो सकता है कुछ आतंकवादी ताकतें वहां के नौजवानों को गुमराह करने की कोशिश करें। मित्रों, इन सब सारे संकटों से छुटकारा पाने के लिए मैं समझता हूं कि अब वह समय आ गया है कि हाई टेक का हम सबको प्रयोग करने की आवश्यकता है। डेवलप्ड कंट्रीज में चले जाइए, वहां पर आप शायद ही कोई पुलिस का जवान, सिक्योरिटी फोर्स का जवान बाहर दिखाई दे। जो कुछ भी उनके यहां हाईटेक सिस्टम है सर्वेलेंस का, घटनाओं की जानकारी प्राप्त करने का, उसे भी हमारे यहां के जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने समझा है, कुछ हद तक लागू करने की उन्होंने कोशिश भी की है। सीसीटीवी को हम नेशनल हाईवे तक
2019 तक ले जाना चाहते हैं कि जो इंपॉर्टेंट नेशनल हाईवेज हैं वहां पर हम सीसीटीवी के कैमरे लगा सकें, जो बड़े शहर हैं, कस्बे हैं, वहां तक भी हम पहुंच सकें। यह हमारी कोशिश है। मैं इजराइल गया था तो वहां मैंने हाईटेक की क्या उपयोगिता है और हाईटेक को किस तरीके से इजराइल यूटिलाइज कर रहा है, इंटरनेशनल बॉर्डर की निगरानी के लिए किस तरीके से हाईटेक का प्रयोग किया जा रहा है, यह भी हमने प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देखा। और मुझे यह कहते हुए खुशी है कि वहां के प्राइम मिनिस्टर के साथ जो हमारी बात हो रही थी तो वहां के प्राइम मिनिस्टर ने भी मुझसे कहा कि हम भारत को इस संबंध में भी पूरी तरह से सहयोग देने को तैयार हैं। मित्रों, जिस समय डायरेक्टर आईबी अपनी स्पीच दे रहे थे तो उन्होंने इस पर चिंता व्यक्त की है कि साइबर स्पेस का कितना दुरुपयोग किया जा रहा है। इंटेलिजेंस शेयरिंग के लिए तो साइबर स्पेस की आवश्यकता है, लेकिन इसका दुरुपयोग हो रहा है, यह सच्चाई है। ऐसे ही अनाप शनाप र्यूमर्स फैलाने की कोशिश उनके द्वारा की जाती है, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की जाती है। लेकिन इसकी मॉनिटरिंग कैसे हो? सबसे बड़ी समस्या, जब मैं अपने अफसर से मैं बात करता हूं कि इसके मॉनिटरिंग का सिस्टम क्या होना चाहिए, तो जो कुछ भी थोड़ा बहुत संभव है वह तो करते हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या सर्वर का भारत में न होना, यह सबसे बड़ी चुनौती है। लेकिन जब आपकी यहां पर कॉन्फ्रेंस हो रही है तो मैं यह चाहूंगा कि इस संबंध में भी आप यह विचार करें कि बढ़ते हुए साइबर स्पेस के दुरुपयोग को कैसे रोका जा सके। उन्होंने रेडिकलाइजेशन की चर्चा की है सोशल मीडिया के माध्यम से। कहां से इनिशिएट होता है, भारत में इसे इनिशिएट करने वाले कौन लोग हैं, इसका पता लगाने के लिए क्या क्या करने की आवश्यकता है, इस पर हमको विचार करने की जरूरत है। कोस्टल सिक्योरिटी, यह भी हमारी एक चिंता का विषय है। 7,500 किलोमीटर की हमारी कोस्ट लाइन है। और मैं गया था, अभी हाल में ही गुजरात गया था, और गुजरात मैंने देखा कि कुछ पोर्ट्स तो सुरक्षित हैं, लेकिन हमारे अप्रॉक्सीमेटली 200 माइनर पोर्ट्स हैं। माइनर पोर्ट्स की गार्डिंग जो मैंने देखी वहां पर, जो वहां सुरक्षा व्यवस्था देखी, मैं उससे संतुष्ट नहीं हूं। वह पुअर गार्डिंग है। और उसके अतिरिक्त लैंडिंग पॉइंट्स लगभग 1,500 हैं। वह तो बिल्कुल भगवान भरोसे ही है, जो चल रहा है तो चल रहा है। लेकिन आप जानते हैं कि चाहे 93 की मुंबई की वारदात रही हो अथवा 2008 की मुंबई की आतंकवादी वारदात रही हो, ये दोनों सी रूट के थ्रू ही हुई हैं। इसलिए कोस्ट लाइन की सिक्योरिटी इंश्योर करना यह भी बहुत ही हम लोगों के लिए आवश्यक है। इसके लिए हमारी क्या इफेक्टिव स्ट्रेटजी हो सकती है, हमारा क्या एक्शन प्लान हो सकता है। आपके पास यदि कुछ नए सुझाव होंगे तो मैं समझता हूं कि उन नए सुझावों को मैं जानना चाहूंगा। हमारे दिल की इच्छा यदि मित्रों कोई पूछे तो मैं चाहता हूं, कितना हो पाएगा कितना नहीं हो पाएगा, लेकिन करने की कोशिश करेंगे कि हमारी हिंदुस्तान की पुलिस फोर्स मॉडर्न होनी चाहिए। हम चाहते हैं कि वह पीपल फ्रेंडली हो। हम चाहते हैं कि हमारी पुलिस फोर्स भी फियरलेस हो। लेकिन मैं जानता हूं कि हमारी पुलिस फोर्स भी फियरलेस कैसे रहे, इसमें बहुत सारी कठिनाइयां हैं, मैं महसूस करता हूं। और साथ ही साथ मैं चाहता हूं कि हमारी पुलिस फोर्स हेल्पफुल टू द सिटीजन्स हो, जनता को मदद करने वाली हो। हमारे एक साधारण से पुलिस के जवान को देखने के बाद जनता के अंदर एक आत्मविश्वास का भाव, एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस पैदा हो, यह हमारी सोच है, हमारी इच्छा है। और मैं तो कभी कभी, चूंकि एक राज्य का मुख्यमंत्री होने के नाते मैंने स्वयं देखा है कि वहां पर बहुत सारे ऐसे अफसर्स हमको देखने को मिले कि सचमुच उन्होंने अपने सेवा काल में एक मिसाल कायम की है। और समय समय पर ऐसे सारे ऑफिसर्स को और जवानों को मैंने सम्मानित भी किया है। और मैंने देखा है बहुत जोखिम भरा काम यदि लीडरशिप के द्वारा उनके अंदर विश्वास पैदा कर दिया जाए, भरोसा पैदा कर दिया जाए, तो वह किसी भी सीमा तक जाकर किसी भी प्रकार का जोखिम उठा सकते हैं। मैं उस घटना का जिक्र नहीं करना चाहता जो चीफ मिनिस्टर रहते हुए हमारे शासन काल में वहां पर हुआ था। यहां पर
सारे सीनियर ऑफिसर्स बैठे हैं। मैं जानता हूं कि इसमें से बहुत सारे सीनियर ऑफिसर्स ऐसे हैं जिनका कि रिटायरमेंट भी नजदीक होगा, कोई 1 साल में, कोई 1.5 साल में, कोई 2 साल में, कोई 6 महीने में रिटायर होगा। रिटायर हो गए इसका मतलब कि आप टायर्ड हो गए, ऐसा मैं नहीं मानता। रिटायर हो जाने के बाद भी आपका एक्सपीरियंस, आपकी कॉम्पिटेंस, आपकी कैपेबिलिटी का इस देश की सिक्योरिटी को इंश्योर करने में क्या रोल हो सकता है, इस संबंध में भी इस कॉन्फ्रेंस में विचार होना चाहिए, यह हमारी इच्छा है। तो राजनाथ सिंहे डीजी કોન્ફરન્સમાં ગુજરાતના દરિયાઈ વિસ્તારોમાં સુરક્ષાના જે કાયદા છે તેના પર ચિંતા વ્યક્ત કરી છે અને દરિયાઈ સુરક્ષા અંગે પોતાની ચિંતા વ્યક્ત કરી છે।